आसमा जब पहली बार फारा से मिली थी, लियाकत अली को मालूम हो गया था और वो ठटके थे। और कुछ दिनों के बाद साकिब के कान में वो सब बातें पड़ी जो जावेद नियाज़ी के ख़ानदान से मुतल्लिक गर्दिश में थीं, और परेशान होकर उन्होंने लियाकत अली को सब बताया था। लियाकत अली उम्र के उस दौर में थे जब ज़िंदगी जाने कब अपनी मोहलत ख़त्म कर दे। वो बूढ़े हो चुके थे, शरीके हयात वफ़ात पा गई थीं। अब तो बस ज़िंदगी के चंद दिन जो बचे थे वो गुजार रहे थे, लेकिन ये एकदम से आने वाली परेशानी पर वो बेसकून हुए थे। जो भी था, लेकिन वो फारा को सबसे बचाना चाहते थे, लेकिन उसका कोई मुनासिब हल नज़र नहीं आ रहा था। जावेद नियाज़ी को उन्होंने सिर्फ उतनी अहमियत दी जो कि एक दामाद को दी जाती थी, इससे आगे कुछ नहीं। और ना ही आसमा के बच्चों से उनको कोई लगाव था, लेकिन फारा इकराम से लगाव हुआ था। वो उसके लिए सोचते थे और वो उनकी दुआओं के हिसार में हमेशा रही थी, चाहे वो उनसे दूर ही थी। लेकिन उसकी तरफ से कभी उन्होंने लापरवाही नहीं बरती थी, किसी भी मामले में कभी भी नहीं। और ये साकिब भी था जो अपने बाप के लिए सब उनके कहने पर करता था। लियाकत अली बेटी के तो नहीं, लेकिन बेटे के मामले में खुद को खुशकिस्मत समझते हैं, लेकिन वो इस पर मज़ीद बोझ भी नहीं डालना चाहते थे। तो बहुत सोच समझ कर उन्होंने अपना अगला कदम उठाया। वो था नदीम अली से मुलाकात का और उनसे मिलकर उन्हें हकीकत से आगाह करने का। लेट कर फरहाद कुछ नहीं खा सकता था, सो फारा ने बेड ऊंचा करने के लिए हैंडल घुमाया जो बेड के सराहने दाएं तरफ लगा था। फारा ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन बेड हिला तक नहीं। ऊपर क्या होता? फरहाद उसकी भरपूर कोशिश को खामोशी से देख रहा था। उफ, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। वो पूरा जोर लगाते फिर झुकी थी। फारा, फरहाद ने उसकी झुकी हुई पलकों और जोर लगाते हुए भींचे लबों को देखा। वो हनूज जोर लगा रही थी। कोशिश बेकार है, तुमसे नहीं होगा। फरहाद का लहजा नरम था और निगाहें भी नरमी लिए उसे देख रही थीं। अच्छा, मैं किसी को बुला लाती हूँ। फारा ने गहरी सांस भरकर हैंडल छोड़ दिया जो वाकई नहीं हिल रहा था, और पीछे हटकर बोली, कुछ तो करना था। अभी फरहाद को मेडिसिन भी लाजमी देनी थी। नहीं रुको, 1 मिनट तुम मुझे उठाओ, हल्का सा मैं कोशिश करता हूँ। वो कहकर बाहर जाने को कदम उठाने लगी कि फरहाद जल्दी से बोला, लेकिन मैं कैसे उठा पाऊंगी, और अगर तुम्हें दर्द हुआ तो? वो झिझक और डर रही थी कि उसका जख्म ना हिल जाए। कैसे उठाऊंगी मतलब? अभी तुम जितना अच्छा खासा जोर लगा रही थी उतना जोर नहीं लगेगा। फरहाद उसे राज़ी करने के लिए तसल्ली देते हुए बोला, जैसे ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसान था, जैसे एक चुटकी बजानी हो। लेकिन तुम्हें दर्द हुआ तो तुम्हारे स्टिचेस? फारा शशोपंज में थी, और वैसे भी इस वक्त कौन होता, आज आकर नर्स ही थी जो नाइट ड्यूटी कर रही थी। नहीं होगा, फरहाद ने बड़े यकीन से कहा, जैसे वाकई दर्द नहीं होना था। लेकिन ये तो इसे भी मालूम था कि दर्द होना ही था। जानता था अभी जख्म ताज़ा था, जिस वजह से वो खुद से नहीं उठ सकता था, और अगर कोशिश करता भी फिर भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। मैं किसी को बुला लाती हूँ। सोच विचार के बाद फारा ने फैसला सुनाया, यानी फरहाद की सारी यकीन दहानी पानी में गई थी। वो बाहर जाने को मुड़ी। फारा, मैं ठंडी चाय बिल्कुल नहीं पीता। फरहाद जिद हुआ। इशारा ठंडी होती चाय की तरफ था, जो यकीनन इतनी देर तक पीने के लायक नहीं रहनी थी। ठंडी तो खैर अब भी हो चुकी थी। तो क्या करूं, और चाय मंगवाऊं? फारा ने रुककर सवालिया अंदाज में देखा। फरहाद का दिल क्या अपना सर पीट ले। नहीं, वो बहुत जब्त करके बोला, इधर आओ, और उसे पास बुलाया तो वो बेड के करीब आ खड़ी हुई। उसकी मुंह पर फरहाद ने गौर से उसे देखा, ये देखने के लिए कि वो इस वक्त वाकई समझ नहीं पा रही थी या जानबूझकर उसे तंग कर रही थी। लेकिन फरहाद को उसके तासुरात में पहली वाली बात ही समझ आई, यानी वो वाकई नहीं समझी थी। अब पता नहीं वो एक्टिंग ही कमाल की कर रही हो। क्या हुआ? फरहाद को घुटते पाकर वो हैरान हुई। कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, इधर करीब आकर अपना एक हाथ मेरी गर्दन के नीचे से डालकर मुझे सहारा दो, मैं कोशिश करता हूँ उठने की। फरहाद ने गहरी सांस भरकर कहा। अच्छा बोलकर वो वैसे ही खड़ी रही, अपनी जगह से हिली नहीं, जैसे किसी सोच में गई हो। आओ भी अब, फरहाद उसे वहीं जमे देखकर बोला। ओ अच्छा। उसकी आवाज़ पर वो जागी थी। मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा तुम्हें आराम की ज़रूरत है फारा, फरहाद बोला। लेकिन वो संजीदा सी करीब आई और एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे किया तो फरहाद ने थोड़ी सी गर्दन ऊपर उठाई तो फारा अपना बाजू उसकी गर्दन के नीचे से ले गई। फरहाद ने दूसरे बाजू का सहारा लिया जो हरकत कर रहा था, क्योंकि जिस तरफ स्टिचेस लगे थे वो वाला बाजू हिलने पर स्टिचेस में दर्द हो रहा था। लेकिन दर्द तो फरहाद को अब भी हुआ था, जख्म ताज़ा था, लेकिन वो जानता था कि हिम्मत भी करनी होगी, यूं तो कुछ नहीं बनने वाला था। 1 मिनट ठहरो,
فرحات کو ایک دم شدید درد ہوئی تھی تو وہ بولے بنا نہ رہ سکا۔ فارا جو اس کو بازو کے سہارے سے اٹھا رہی تھی، بازو سے زیادہ آدھی اس کے پیچھے آ چکی تھی، اور اب وہ کہہ رہا تھا رک جاؤ، لیکن فارا نے اس کی بات سنی نہیں، اور وہ جو ڈھیلا پڑا تھا اس کے پیچھے سے ہو کر دونوں ہاتھوں سے اسے سہارا دے کر کچھ تو بیٹھ گیا۔ اف فارا! وہ درد سے دوہرا ہو کر دانت پیس کر بولا، میں نے کہا تھا رک جاؤ۔ اوکے۔ فارا نے جتنا وہ بیٹھا تھا اتنا ہی بٹھا دیا، لیکن چونکا وہ اس کے پیچھے ہی تھی تو فرحات اس کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ فرحات کی پشت فارا کے سینے سے لگی تھی اور وہ اپنا سر اس کے کندھے پر ڈال چکا تھا، اب آنکھیں بند کیے لبوں کو سختی سے بند کیے تھا۔ میں نے کہا تھا ہم کسی کو بلا لیتے ہیں، چائے بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے اب تو۔ چند منٹ بعد فارا کی آواز فرحات کو خاصی قریب سے آئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زخم اتنا گہرا ہوگا۔ وہ آنکھیں کھول کر بولا تو دیکھا فارا کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی گرمائش فرحات کو اپنے کان کے نیچے گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ تھوڑی سی گردن اس کی جانب گھماتا تو اس کا گال یا لب چھو لیتا۔ کچھ وقت وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے، اتنا کہ فرحات کو فارا کی تیز ہوتی بے ہنگم سی دل کی دھڑکن محسوس ہونے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس وقت اکیلے تنہائی میں اتنے قریب تھے۔ وجہ کچھ بھی تھی، لیکن دونوں کو اپنے درمیان موجود رشتے کا احساس ہوا تھا، لیکن اس احساس سے سب سے پہلے فارا ہی نکلی تھی۔ تم بیٹھو گے؟ اب میں تکیہ لاتی ہوں ٹیک کے لیے۔ فرحات چونکا ہو جیسے۔ فارا نے آہستہ سے اسے مزید سیدھا کیا۔ اب وہ اپنے سہارے بیٹھا تھا، لیکن زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ فارا جلدی سے اس کے پیچھے سے نکلی، دوسرے بیڈ سے تکیہ لیا۔ وہ دونوں اوپر نیچے رکھے، لیکن فرحات کو اب بھی تھوڑی ہمت کر کے پیچھے ہونا تھا۔ دو تکیوں سے اتنا فرق نہیں پڑنا تھا۔ اف! بس میں اب اور نہیں بیٹھ سکتا۔ درد برداشت سے باہر ہوا اور وہ آہستہ سے کہتا پھر لیٹ گیا۔ فارا جو چائے کی ٹرے پکڑ کر اس کی جانب مڑی تھی اسے لیٹتے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ فرحات کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اگر درد زیادہ ہے تو میں نرس کو بلا لاؤں؟ نہیں، اگر مسئلہ نہ ہو تو تم مجھے بسکٹ چائے کھلا دو۔ بسکٹ کو چائے میں ڈبو کر میں میڈیسن کھا لیتا ہوں، پھر شاید ٹھیک ہو جائے۔ فرحات نے اسے روکا، انداز ایک دم تکلف بھرا ہوا تھا، جانے کیوں۔ فارا نے کوئی جواب دیے بغیر ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بسکٹ کا پیکٹ کھولا اور بسکٹ نکال کر چائے میں ڈبویا جو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ آدھا بسکٹ ڈبو کر اس نے فرحات کے منہ کے قریب کیا تو اس نے پورا ہی اپنے منہ میں ڈال دیا۔ یوں 10 بسکٹس میں سے 8 وہ کھا گیا تھا۔ بس مجھے پانی کے ساتھ دوائی دے دو، وہ بولا تو فارا نے سائڈ پر پڑی دوائی اور پانی جو چھوٹی بوتل میں تھا پکڑا۔ فارا نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے میڈیسن اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ گولیاں منہ میں رکھنے کے بعد اس نے اسی طرح 2 گھونٹ بوتل پکڑ کر پانی پیا اور بوتل اسے واپس پکڑا دی۔ شکریہ، وہ اس کی جانب دیکھے بنا بولا تھا۔ ایک دم سے تکلف بھری دیوار درمیان میں آئی تھی۔ فارا نے دیکھا وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ فارا کو عجیب لگا، جیسے اب وہ کوئی غیر ہو، جبکہ تھوڑی دیر پہلے جب وہ نرس کے سامنے اسے زج کر رہا تھا تب اور اب کے فرحات میں بہت فرق تھا۔ فارا نے خاموشی سے دوسرے بیڈ پر بیٹھ کر صرف ٹھنڈی چائے پی اور برتن ٹیبل پر رکھے اور سر درد کی دوائی لینے کے لیے باہر گئی۔ نائٹ ڈیوٹی کرتی نرس سے فارا سر درد کی گولیاں لے چکی تھی، لیکن واپس کمرے میں جانے کے بجائے باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ مجھے اتنا عجیب کیوں لگ رہا؟ نہیں لگنا چاہیے۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق کبھی نہیں تھا کہ ہمیں اس انداز میں سوچنا پڑتا۔ پتہ نہیں میں کیا کیا سوچ رہی ہوں۔ بے معنی اور بے مطلب سی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ کوریڈور خالی تھا، رات کے 3 بجنے والے تھے، ہر طرف خاموشی تھی۔ فارا نے باہر ہی لگے کولر سے پانی لے کر گولیاں نکلیں اور جب کمرے میں گئی تو فرحات کی آنکھیں بند تھیں۔ اب جانے سویا تھا کہ جاگا۔ دوسرے بیڈ پر جا کر اس نے اپنا پر سرہانے کی طرف رکھا اور لیٹ گئی۔ کروٹ فرحات کے مخالف سمت لی تھی۔ فرحات کو میڈیسن کھانے کے بعد غنودگی ہو رہی تھی، لیکن کوشش کر کے وہ خود کو جگائے تھا۔ اس نے دیکھا کہ فارا دوسری جانب منہ کیے لیٹ چکی ہے تو اس نے اپنے تنے اعصاب کو پرسکون چھوڑا اور آنکھوں میں آئی نیند کو خوش آمدید کہا، اس سے پہلے کہ وہ گہری نیند میں جاتا۔ اس نے محسوس کیا کسی نے اس کے اوپر چادر دی تھی۔ بمشکل بند ہوتی آنکھیں کھولیں تو فارا اس پر چادر دے کر پلٹ چکی تھی۔ اس کے بعد فرحات گہری نیند میں گیا تھا۔ اشال نے دیکھا بابا آج آفس بھی نہیں گئے تھے۔ ابھی اسے فون کروں گا، سو چھٹی کر لی۔ بابا نے جو بات بتائی چاہ کا گرم گرم گھونٹ اس کا گلا حلق جلا گیا۔ راغب سے ملنا آج تم، اور اس کی حالت سے بے خبر وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ بابا، چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اشال نے ان کی بات کاٹی۔ بابا پلیز ابھی نہیں، مجھے تھوڑا وقت اور دیں، وہ منت کے انداز میں بولتے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ اور تھوڑے وقت میں تم ایسا کیا کر لو گی جو اتنے ٹائم میں نہیں ہوا؟ بابا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ بابا جان پلیز مجھے کچھ وقت دے دیں، میں فرحات سے 2 ٹوک بات کروں گی اب، پلیز بابا۔
क्या उसने तुम्हें इंतज़ार का कहा है? वो उसके अंदाज पर चौंके थे। इतना वक्त तक उसका शादी से इनकार, कोई तो वजह होगी उसके पीछे। ऐसा ही कुछ बाबा, मैं उससे बात करके आपको बता दूंगी, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी, बिना कोई बहस किए, प्लीज़ बाबा। वो भरपूर इसरार कर रही थी। लेकिन फरहाद तो इतना बिजी हो चुका है, मुझे तो उसके रवैये से ऐसी कोई बात महसूस नहीं हुई जैसा तुम तासुर दे रही हो। क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ। बहुत सी बातें तारी साहब को धुंधली लगीं। उसकी बातों से वो मुतमिन नहीं हुए थे। बाबा, मैं आपको सारी बात बताऊंगी, सिर्फ मुझे कुछ वक्त दें, फरहाद आपसे खुद बात करेगा। इशाल का अंदाज यकीन दिलाने वाला था, जैसे बस वो मान जाएं। अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मुझे पहले कहती, मैं खुद उससे बात करता। नहीं बाबा, मैं खुद उससे बात कर लूँ, लेकिन अभी ये राकिब को मत बुलाएं प्लीज़। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन सिर्फ 2 माह दे रहा हूँ तुम्हें। अगर इस दौरान फरहाद ने शादी की बात की तो ठीक है, वरना मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, और फिर मैं जहाँ कहूँगा तुम्हें शादी करनी होगी। उसके पुरयकीन अंदाज पर वो गहरी सांस भर के हार मानते हुए बोले थे। जी बाबा। इशाल ने सुकून का सांस लिया था। फिल वक्त तो बला सर से टल चुकी थी और वो सोच चुकी थी अब आगे उसे क्या करना है। फारा नींद में थी जब उसे मोबाइल बजने की आवाज़ आई। नींद वैसे भी बेसुकूनी सी आई थी। अब भी उसकी आंख फौरन खुल गई। कान के पास ही आवाज़ आ रही थी जो बैग में था, और तकिया ना होने की वजह से उसने बैग सर के नीचे रखा था। वो उठी, एक नज़र फरहाद पर डाली जो एक बाजू आंखों पर रखे गहरी नींद में था। मोबाइल फिर बजने लगा। फरहाद की नींद ना खुल जाए उसने जल्दी से मोबाइल बैग से निकाला। इशाल कॉलिंग आ रहा था। नाम देखकर फारा को सकता हुआ। उसके साकित हाथ मोबाइल थामे थे और साकित नजरें नाम पर जमी थीं। कॉल बंद हो चुकी थी, लेकिन फौरन फिर आया और बंद हो गया। फारा जैसे गहरी नींद से जागी थी। मोबाइल पर अब मैसेज की टोन बजी थी। फरहाद, फ़ोन उठाओ, बात करनी है तुमसे। बिजी हो? बिजी भी हो तो कॉल करो, मुझे ज़रूरी बात करनी है, शादी के मुतालिक, हम दोनों के मुतालिक। चंद पलों में वक्फे से मैसेज आए थे जो फारा ने आसानी से पढ़े थे। उसने मोबाइल साइलेंट पर लगाया और मोबाइल साइड पर रख दिया। नजरें सोए हुए फरहाद तक गई थीं। मैं और इशाल एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने वाले हैं। लोग तो अरेंज कहेंगे, लेकिन ये लव मैरिज होगी। सालों पहले का ये जुमला उसके कानों में गूंजा था जो फरहाद ने ही उससे कहा था। वो कैसे भूल गई सब। फरहाद तो कभी भी उसको पसंद नहीं करता था, और रात को भी उसका धूप छांव सा रवैया। लेकिन नर्स के सामने उसकी बेख्तियारी क्या थी फिर? दिल में बेख्तियार सवाल उठा था। छोड़ो फारा, तुम जानती तो हो मर्दों को वैसे भी आदत होती है उनकी फ्लर्ट करने की। फरहाद भी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। अब जाहिर है इस वक्त वो जानता था कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। हो सकता है इसीलिए ही। दिमाग ने जो जवाब दिया वो ठीक लगा था। पास पड़ा मोबाइल फिर बज रहा था। फारा थके हुए अंदाज में अपना बैग पकड़कर बाहर गई थी। हालत मुर्दों जैसी हुई थी। ये सब कुछ पागल कर देने वाला था। जाने क्यों तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हुई थी। फरहाद जब उठा तो दिन के 11 से ऊपर का वक्त हो रहा था। कमरे में रफ़ीक और फजल मौजूद थे। अब कैसी तबीयत है साहब? दोनों से उठते देखकर करीब आए थे। बेहतर है। फरहाद हल्का सा मुस्कुराया, कमरे में नज़र दौड़ाई। फारा कहाँ गई? फारा नहीं थी। फरहाद ने देखा उसका बैग भी नहीं था। कौन साहब? रफ़ीक से पहले फजल बोला था जो लाइल्म था। साहब, बीबी 1.5-2 घंटे पहले आई थी बाहर। उन्होंने कहा उनको छोड़ दूं घर। आपका मोबाइल दिया है उन्होंने। रफ़ीक ने मोबाइल उसके पास बेड पर रखकर कहा। फरहाद ने कहकर आंखें बंद कर लीं। शाम को फरहाद से मिलने तकरीबन पूरा स्टाफ आ गया। सब आधे घंटे 20 मिनट के लिए उसके पास रहे, फिर चले गए। फारा पूरा दिन हॉस्पिटल नहीं आई थी। रात डॉक्टर जब विजिट पर आया तो फरहाद ने छुट्टी का पूछा तो डॉक्टर ने उसे तसल्ली से देखा। वैसे भी अब वो काफ़ी बेहतर था। डॉक्टर ने कहा कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फरहाद ने सुकून का सांस लिया और सिरहाने रखा मोबाइल पकड़ा। आज वो उठ बैठ भी रहा था। तकलीफ तो थी, लेकिन कल से कम थी। सुबह का अब मोबाइल पकड़ा था। 2-3 लोगों के ऑफिशियल मिस कॉल्स थी। वो तो कोई नहीं, लेकिन फरहाद हैरान इशाल के नाम पर हुआ था। उसके 10-11 मिस कॉल्स थी जो 8:30 और 9 के दरमियान थी, और उसने मैसेज भी किया था। फरहाद, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? फ़ोन उठाओ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इस तरह के मज़ीद और मैसेज थे जो उसने खोले नहीं। उसे लगा ऐसे ही दूसरे मैसेज भी होंगे। साहब, बीबी 1.5-2 घंटे पहले आई थी बाहर। उन्होंने कहा था उनको घर छोड़ दूं। उसके कानों में रफ़ीक का लहजा गूंजा, और फ़ोन भी उसी टाइम आया था। शायद फारा ने इशाल का फ़ोन देखा हो और मैसेज भी, लेकिन मैसेज तो ओपन नहीं थे और कोई काबिल गिरफ्त बात भी ना थी।
یا ہو سکتا ہے وہ تھک گئی ہو۔ اس کا ذہن مختلف قسم کی باتیں سوچ رہا تھا۔ اس کا دل کیا بے اختیار اسے فون کرے۔ ذہن اشال سے ہٹ کر کب فارا کی جانب ہوا اسے خود بھی نہیں پتہ لگا۔ فرحاد نے اس کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کیا اسے کوئی بات بری لگی ہے؟ فرحاد نے فون سائڈ پر تکیے کے پاس رکھا اور لاشعوری طور پر سوچنے لگا۔ وہ فارا سے پہلی بار ملنے تو بابا کے ساتھ گیا تھا، لیکن دوسری بار وہ اسے باہر شاپنگ مال میں ملی تھی۔ وہ اشال کے ساتھ شاپنگ کرنے آیا تھا، یوں ہی بے مقصد گھومنے پھرنے۔ تب ہی وہ ایسا ہی لاؤبالی سا تھا۔ وہاں اس نے فارا کو دیکھا تھا جو کسی بک شاپ سے نکل رہی تھی اور اس کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی۔ فرحاد نے کوہنی مار کر ساتھ کھڑی اشال کو متوجہ کیا تھا۔ وہ دیکھو فارا، میری وہی کزن۔ کیا واقعی؟ حیران ہوتی ہے اشال کا لہجہ بلند ہوا کہ فارا اس کے ساتھ کھڑی لڑکی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اشال تم؟ فارا کے ساتھ کھڑی لڑکی نے اشال کو گرم جوشی سے آواز دی تھی۔ اشال تو ان کی جانب ہی متوجہ تھی، ساتھ فرحاد بھی۔ وہ ان کی طرف آئے تو وہ بھی ان کی جانب بڑھے۔ فرحاد نے دیکھا فارا ادھر ہی کھڑی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا، دوسرے میں شاپنگ بیگ۔ کیسی ہو تم؟ کتنی دیر بعد ملی ہو؟ فارا کی دوست مریم اشال کو گرم جوشی سے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ فارا کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی تھی اور جانتی تھی مریم کی نیچر ایسی ہی ہے، وہ یوں ہی سب سے ملتی تھی۔ میں ٹھیک مریم، تم کیسی ہو؟ کتنی بدل گئی ہو تم، میں نے پہچانا نہیں تمہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا لیکن تم ویسے ہی ہو، سمارٹ، ذرا نہیں بدلی، مریم نے اس کی بات پر کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ کون ہے؟ اشال نے جان بوجھ کر پیچھے کھڑی فارا کا پوچھا تو مریم مڑ کر اسے بلانے لگی۔ یہ میری دوست ہے فارا۔ آؤ فارا، یہ میری اسکول فرینڈ ہے، ہم نے 5 کلاس سے 10 کلاس تک ساتھ تھے، پھر یہ کسی اور کالج میں کوئی اور کالج، اور میں اور کوئی اور کالج۔ اس کے بلانے پر فارا ناچار ان کے قریب آئی تھی۔ السلام علیکم، فارا نے منہ سے ہی سلام کیا تھا، لیکن اشال نے جواب دیتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا تو فارا نے تھام لیا۔ اور یہ کون ہے؟ شادی ہو گئی کیا؟ مریم نے کہتے ہوئے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں ہاں نہیں، لیکن ہونے والی ہے، ان کے ساتھ ہی، میرے خالہ کے بیٹے ہیں فرحاد۔ اچھا اچھا، مبارک ہو، ارینج میرج؟ مریم نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی شرارت بھرے انداز میں پوچھا تو اس بار جواب فرحاد نے دیا تھا۔ میں اور اشال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، لوگ تو ارینج کہیں گے لیکن یہ لو میرج ہوگی، فرحاد نے کہہ کر اپنی نظریں فارا کی جانب کی تھیں۔ یوں تو فارا کے تاثرات نارمل تھے، لیکن اس نے بھی فرحاد کو دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں اور فرحاد کو اس کی آنکھوں میں اجنبیت دکھائی دی تھی، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ مریم اور اشال مزید باتوں میں مگن تھیں۔ فارا گہری سانس بھر کر شوز والی شاپ میں چلی گئی۔ فرحاد بھی کھڑا ان کی باتیں ہی سن رہا تھا۔ میرا خیال ہے میں بیٹھ جانا چاہیے کہیں، فرحاد کو ان دونوں کو ٹوکنا ہی پڑا۔ ہاں چلو مریم، کافی پیتے ہیں یا چائے، اور کھانا جو بھی تم کہو۔ اشال کو فرحاد کا آئیڈیا پسند آیا۔ نہیں یار، پھر صحیح، تم نمبر لے لو، کسی دن ٹائم سے ملیں گے۔ نمبر کے تبادلے کے بعد ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ اشال اور فرحاد آگے کی جانب بڑھ گئے۔ فارا بھی شاپ سے نکل کر باہر آ گئی تھی اور اس وقت جاتے جاتے جس پل فرحاد نے پلٹ کر فارا کو دیکھا، اسی وقت فارا بھی پلٹی تھی۔ اس بار دونوں میں سے کسی نے نظریں نہیں چرائی تھیں اور فارا کی نگاہ میں اجنبیت بھی نہ تھی۔ کیا ہوا؟ اشال اسے سست ہوتا دیکھ کر بول پڑی۔ ہاں کچھ نہیں، فرحاد قدم تیز کرتے بولا۔ صاحب جی، رات کی دوائی کھا لیں۔ فرحاد کی نظروں میں سالوں پہلے کا منظر گھوم رہا تھا جب فضل نے اسے بلایا تھا اور وہ بے خیالی میں اسے دیکھنے لگا۔ دوائی؟ فضل ہاتھ آگے کیے بولا تو وہ سر جھٹک کر آہستہ سے اٹھنے لگا۔ فضل کے ہاتھ سے دوائی لے کر منہ میں ڈالی، پھر پانی منہ کو لگایا، بوتل واپس پکڑا کر پیچھے ہوتے ہوئے بیڈ کو ٹیک لگانے لگا۔ فضل اس کی مدد کو آگے ہوا تو اس نے اشارے سے منع کیا۔ آہستہ سے پیچھے ہوتے ہوئے سر نرم تکیے پر جا لگا۔ فضل ضرورت کی سب چیز لے آیا تھا، اب ٹیک لگانے میں اتنی دقت نہ تھی۔ پھر بھی اس پل فرحاد کو وہ کومل وجود یاد آیا تھا جو کل اسے سہارا دیے ہوئے تھا۔ اسے لگا اس وجود کے آگے اس تکیے کی نرماہٹ مار کھا گئی تھی۔ فارا، تم مجھے پاگل کر دو گی۔ خود کو مسلسل اسے ہی سوچتا پا کر وہ بےبس سے انداز میں زچ ہوا تھا۔ فارا نے کسی کو کیا پاگل کرنا تھا؟ وہ خود تکلیف میں تھی۔ ہاسپٹل سے گھر سے کمرے تک کا سفر خالی ذہنی کے ساتھ طے ہوا۔ اس کے دکھی ہونے کی وجہ فرحاد اور اشال نہیں تھے، دکھ کی وجہ وہ خود تھی۔ وہ کیوں اتنی کمزور پڑ رہی تھی؟ کیوں نرم ہو رہی تھی؟ ذلت سہنے کے لیے؟ مذاق بنوانے کے لیے؟ مزید اپنی ذات کا تماشا بنوانے کے لیے؟ کیوں؟ اسے خود پر غصہ تھا، بے انتہا غصہ۔ اسے فرحاد کے پاس نہیں رکنا چاہیے تھا، کسی کو بھی کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہے، اور کبھی ہونی بھی نہیں تھی۔
शायद। वो क्यों करे किसी की भी परवाह? नहीं करनी चाहिए। उसे भी बाकी सबकी तरह बेहिस हो जाना चाहिए, मतलबी हो जाना चाहिए। उसे लगा उसने रात फरहाद के साथ इसकी तीमारदारी नहीं की, बल्कि अपनी तस्दील की वजह दी थी, अपनी बेइज्जती का मौका दिया था। हाँ, इशाल को फ़ोन करके कहा होगा उसने, जिसको इतने साल पहले धक्के देकर निकाला था, उसमें कोई इज्जत नफ्स नहीं है। सारी रात मेरे सरहाने गुजार दी उसने, कितनी बेवकूफ़ है। नहीं, बेवकूफ़ नहीं, उससे भी गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा मेरे लिए। अज़ियत अमीर सोचें फारा को पागल कर रही थी। उसका दिल क्या, वो मर ही जाती तो अच्छा था। कब तक अपनी ज़ात की ज़िल्लत और रुसवाई सहेगी? कब तक? उसके दिमाग की नस ही फट जाए या उसका दिल ही बंद हो जाए। लेकिन इतनी तकलीफ सहने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं। वो और दर्द सहने के लिए ज़िंदा रहती थी। लेकिन इस बार फारा को लगा वो अपनी ज़ात हल्की कर आई थी। सो दर्द के साथ ये अज़ियत जानलेवा थी, लेकिन जान नहीं निकल रही थी। काश के निकल जाती। वो अगला दिन भी वैसे ही कमरे में बंद रही। सुहा उसका पता करने बहुत बार आई, उसको भी टाल दिया, लेकिन कब तक कमरे में बंद पड़ी रहती? हिम्मत तो आखिर करना ही थी ना। सो अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। एक एहसास ये भी था कि फरहाद कौन सा ऑफिस आएगा, वो वैसे भी कम ही ऑफिस आता था। नौकरी क्यों खराब करती अपनी? और परेशानियां कम हैं जो नौकरी की भी डाल ले। टाइम से ऑफिस पहुंचकर अपना काम करने लगी। आज तो उसे उसामा की हरकतों और बातों पर भी गुस्सा नहीं आया था। एक चुपके हसार में थी वो। शायद ये तूफान से पहले वाली खामोशी थी। इधर उधर से फारा के कान में बात पड़ चुकी थी कि फरहाद घर आ चुका था और ये सब अब उसे उसके घर मिलने जा रहे थे। बिस्मा ने फारा से चलने का कहा तो उसने माजरत कर ली। ऑफिस टाइम तो ख़त्म हो चुका था। वो अपनी चीज़ें संभाल कर निकल गई। अगले दिन लंच टाइम पर बिस्मा ने बताया कि सर उनको देखकर बहुत खुश हुए और शुक्रिया अदा कर रहे थे। यार वैसे पर्सनैलिटी कितनी है ना उनकी। यहाँ सूट में होते हैं, लेकिन घर में आम टी शर्ट और ट्राउजर्स में भी गजब के लग रहे थे। कमाल। मुझे तो लगता है कोई सिक्स पैक्स पैक होंगे उनके। जैसे बिस्मा बोले जा रही थी, वैसे ही फारा को कोई जवाब दिए बिना सुनी गई। घर भी कमाल है, अगले 2-3 दिन में टांके भी खुल जाने हैं, फिर शायद ऑफिस आए। वैसे भी वो पहले भी कब आते हैं रेगुलर, ये बाबर साहब ही सब हैंडल करते हैं। और ये उसामा इतना बदतमीज़ है, वहाँ भी अपने नंबर पर आने लगा। बिस्मा की बातें अभी बाकी थी कि उसके डिपार्टमेंट के किसी बंदे ने आवाज़ दी और वो उठ गई। फारा ने सुकून से अपनी चाय ख़त्म की और वापस कंप्यूटर पर बैठकर अपना काम करने लगी। अगले 2-4 दिन वो वैसे ही बुझे चेहरे और दिल के साथ काम करती रही। उसामा की तो मौज थी, सारा काम उससे करवाता, फिर फरहाद के घर जाकर अपने नंबर भरवा लेता। फरहाद रोज़ गाड़ी भेजता था ताकि किसी को भी ऑफिस का काम या किसी फाइल पर साइन वगैरह चाहिए होते तो 2-3 लोग इकट्ठे होकर चले जाते। सिर्फ यही नहीं, फिर यही गाड़ी उन सबको घर भी ड्रॉप करती थी। खैर 2-3 दिन से वो सामा छुट्टी पर था तो सारा बर्डन फारा पर था। पहले भी वही कर रही थी, लेकिन अब तो सर खुजाने की फुर्सत ना मिल रही थी और ये एक तरह से उसके हक में बेहतर हो रहा था। रात को सोने के लिए लेटती तो इतनी थकी होती कि कुछ होश ना रहती। आहिस्ता आहिस्ता अजियत भी ख़त्म तो नहीं, लेकिन कम हो जाती, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसका सामना फरहाद से नहीं हो रहा था। मिस फारा, जो अथर इंडस्ट्रियल की फ़ाइल थी वो कंप्लीट हो गई? बाबर साहब उसके पास आके बोले। जी सर, कंप्लीट है। फारा फाइल निकालते हुए बोली। ठीक है, वो फाइल पकड़िए, फिर हम निकलते हैं। सर को वो फाइल देनी है। क्या मेरा जाना ज़रूरी है? उसे परेशानी हुई। जी, क्योंकि वो सामा भी नहीं है, तो अगर फाइल में कुछ प्रॉब्लम हुई तो सर आपसे पूछ लेंगे। बाबर साहब साफ लहजे में बोले। पर फारा उन्हें साफ मना न कर सकी। पर यह जॉब है मिस फारा। फरहाद साहब रोज़ हमारी आसानी के लिए गाड़ी भेज देते हैं, ये क्या कम है? उनके मुश्किल वक्त में हमें भी उनका साथ देना चाहिए। बाबर साहब का अंदाज समझाने वाला था। उनके मुश्किल वक्त पर साथ देने का ही नतीजा भुगत रही हूँ। फारा ने लब भींच कर सोचा था और फाइल उठाकर उनके बुलाने पर उठ गई। घर आने तक वो स्पॉट चेहरा किए बैठी रही। बाबर साहब की मुहित में ड्राइंग रूम तक आई। वो एक सोफे पर बैठे तो वो भी सिंगल सोफे पर बैठ गई। 5 मिनट बाद मुलाजिम जूस और चाय दोनों चीज़ें ले आया। उसने बाबर साहब से पूछा तो उनके चाय कहने पर मुलाजिम चाय बनाने लगा। उसी पल फरहाद अंदर आया और उसके आने पर बाबर साहब खड़े हुए थे। नाचार फारा को भी खड़ा होना पड़ा। अब बाबर साहब उम्र में उनसे बड़े ही थे। वो बॉस के एहतराम में खड़े हुए थे तो वो क्या चीज़ थी। प्लीज़ बैठिए, वो बाबर साहब से मुसाफा करते बोला। मैम आप क्या लेंगी? मुलाजिम चाय बनाने के बाद अब उससे पूछ रहा था। कुछ नहीं, शुक्रिया, फारा ने रस्मी अंदाज में मुस्कुराकर कहा। बाबर साहब और फरहाद ऑफिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जब बाबर साहब ने फारा से फ़ाइल मांगी। फरहाद ने सरसरी फ़ाइल खोलकर देखी और साइड पर रख दी। चाय ख़त्म होने पर बाबर साहब उठ खड़े हुए तो वो भी उठ गई। आप कहाँ जा रही हैं? अभी हमें फ़ाइल के मुतालिक बात करनी है।
बाबर साहब सलाम करते बाहर निकले, वो भी उनके पीछे कदम बढ़ाने लगी जब फरहाद बोला। वो सुनी अनसुनी करके तेजी से बाहर निकलने लगी जब फरहाद ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। फारा कुछ कहे बगैर हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन फरहाद ने छोड़ा नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? फरहाद उसके रवैये पर हैरान हुआ था। फारा ने उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बाबर साहब को देखा जो जा चुके थे। वो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था वो आवाज़ नहीं सुन सकते थे। बाबर साहब। बाकी उस आवाज़ गले में ही घुट गई क्योंकि फरहाद उसके मुंह पर हाथ रख चुका था। अंदाज जा रहा आना था। पागल हो गई हो? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रही हो? वो उसका हाथ छोड़ चुका था। एक हाथ उसके सर के पीछे रखकर दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखे गुस्से से उसे दरवाजे से अंदर लाया। अंदर लाकर उसे छोड़ा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कमरे के बीच हकदक खड़ी रह गई थी। अचानक ऐसा क्या हो गया था उसे फरहाद के गुस्से की वजह समझ नहीं आई। तुम शोर मचाकर बताना चाह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, तुम्हें हरासा कर रहा हूँ। फरहाद पलटकर उसके दोनों बाजू सख्ती से पकड़कर दरुस्त अंदाज में बोला। फारा ने तो हैरानगी से उसे देखा जो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। फरहाद की उंगलियां उसके बाजू में चुभ रही थीं। फारा को समझ ही नहीं आई कि वो आगे से बोले तो क्या। ये सब तो उसके वहमो गुमान में भी ना था जो हो गया था या जो वो सोच बैठा था। ठीक है, उन दोनों के बीच मसले थे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाती। देख क्या रही हो? जवाब दो। फरहाद ने गुस्से से पकड़ के उसे मजीद नज़दीक किया। उसका गुस्से से भरा चेहरा फारा के इतने नज़दीक हुआ कि फारा को चेहरा मोड़ना पड़ा। फारा को बाजुओं में सरिया सा चुभता महसूस हुआ। उसकी उंगलियां उतने ही सख्त अंदाज में उसकी बाजुओं को थामे हुए थीं। वो उससे इतना बदगुमान था, इतना ज़्यादा गलत सोचे बैठा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। नहीं, वो उसके अंदाज पर खौफजदा होते हुए बोली। उसे इस पल फरहाद से डर लगा था, वरना वो डरने वाली कहाँ थी। अंदर चाहे जो भी बीत रही होती, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत जाहिर करती थी। फिर क्या मैंने तुमको कुछ पर्सनल कहा? फरहाद के अंदाज में ज़रा फर्क नहीं आया था। नहीं। फारा को बोलने में दिक्कत हुई थी। आंखें नमकीन पानियों से भर चुकी थीं, वरना तो दिल कर रहा था यहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाए। यही कहा था ना कि फाइल के मुतालिक बात करनी है। फरहाद ने बाजुओं से ऐसे ही पकड़ा कि उसका चेहरा अपने सामने किया। हाँ, फारा की आंखों में आया पानी छलका था। तो फिर ये बेवकूफ़ों जैसा रवैया क्यों? आपके फरहाद ने कहते हुए उसे झटके से छोड़ा था। फारा ने खौफ से आंखें बंद किए चंद कदम पीछे होते हुए खुद को गिरने से संभाला। फरहाद अब भी गुस्से से उसकी जानिब देख रहा था। फारा को जिल्लत का भरपूर एहसास हुआ था। ये क्या तरीका था बात करने का? वो उसे जलील कर रहा था, अपना गुस्सा बिला झिझक उतार रहा था। ऐसे कैसे कर सकता था वो? इसकी कोई भी बात सुने बगैर वो उस पर हक जिता रहा था। तो ये कैसा हक था कि उसके एहसास की कोई फिक्र नहीं थी उसे, और इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? फारा को समझ ना आई वो बोले भी तो क्या बोले। आंसू बाहर निकल आए। बेयकीन सी कैफियत उस पर हावी थी। जैसा वो सोच रहा था ऐसा वो क्यों करेगी भला? फरहाद ने उसे इतना गिरा हुआ समझा है। खफत और शर्मिंदगी का एहसास उसको ले डूब रहा था। फारा ने यहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। फरहाद की जानिब एक भी नज़र डाले बगैर वो अपना बैग उठाने को मुड़ी, जो नीचे दरवाजे के पास गिर गया था। पहले ऑफिस का काम खत्म करो, फिर जाना। उसने भी बैग उठाकर एक कदम ही बढ़ाया था जब फरहाद की आवाज़ आई थी। फारा ने आंसुओं से तर चेहरा साफ कर पलटकर सोफे पर जाकर बैठ गई। अंदाज ऐसा था कि अभी उठ भागेगी। फरहाद फाइल पकड़कर उसके करीब 2 हाथ के फासले पर बैठ गया। फारा जब्त किए बैठी रही। उसकी कोशिश में उसका चेहरा लाल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया कि मजीद आंसू ना निकले, लेकिन फिर भी आंसू निकल रहे थे जो वो एक हाथ से साफ करने लगी। जनवरी वाली रसीद की कॉपी अटैच नहीं है। फाइल पढ़ते हुए माथे पर बल डाले वो बोला था। वो पेमेंट लेट थी, फरवरी वाले में ही ऐड की गई थी, यहाँ मेंशन किया गया है। आंसू को जब्त करते बोलते हुए फारा की आवाज़ अजीब भारी सी हो रही थी। और कितनी पेमेंट लेट थी? अगस्त और सितंबर की। उसे बोला भी नहीं जा रहा था। इसके अलावा बाकी टाइम पर थी? फरहाद ने फाइल साइड पर रखकर नरमी से पूछा। जी। आंसुओं को रोकने में वो बेहाल हो रही थी। दिल तो कब का ही हिम्मत छोड़ चुका था। बर्दाश्त जैसे ख़त्म हो गई थी फारा इकराम के पास। रो क्यों रही हो? फारा ने गाल पर बहते आंसू साफ करने के लिए हाथ ऊपर ही किया था जब फरहाद ने थाम लिया और ख़ुद अपने हाथ से आंसू साफ करने लगा। मैं जाऊँ अब? वो बेख्तियार पीछे होते हुए बोली। अगर कहूँ तो रुक जाओगी? उसका गरेज देखकर वो भी उदास सा मुस्कुराया। प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाओ, प्लीज़।
इस वक्त फारा को उसका अंदाज जितना तकलीफ दे रहा था वो उसके सब्र की हद पार कर रहा था, उसकी बर्दाश्त से बाहर था। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है, मेरा फ़ोन नहीं उठाती और इतने दिन में एक बार भी मेरी तबीयत नहीं पूछी। जब पूरा स्टाफ घर आया तुम उस वक्त भी नहीं आई। फरहाद उसकी बात सुनी अनसुनी किए उसके हाथ में अपने हाथ की उंगलियां फंसाकर उसके मजीद करीब होकर शिकवा करते हुए बोला। फारा ने पीछे होना चाहा लेकिन सोफे पर मजीद जगह नहीं बची थी। कोई भी बात किए बगैर चली गई। मेरी कोई बात बुरी लगी थी? मखमूर लहजे में कहता बेखुद होते हुए उसने फारा के नरम गाल की नरमाहट महसूस करना चाही। इससे पहले उसके लब उसके गाल को छूते वो चेहरा मोड़ गई और गिड़गिड़ा कर बोली, प्लीज़ फरहाद, प्लीज़। फारा को समझ नहीं आई इसको कैसे रोके। वो जो इतनी मजबूत थी इस वक्त बुरी तरह ठह गई थी। लहजा मुलतजी था, लेकिन फरहाद को तो इस वक्त किसी और के आ जाने का खौफ भी नहीं था। जैसे उसका धूप चाव जैसा अंदाज फारा के लिए इस वक्त वबाले जान बना हुआ था। उठो, मेरे कमरे में चलते हैं। उस पर वाकई किसी बात का असर नहीं हुआ था। खुद खड़ा हुआ और उसे भी खींचकर खड़ा कर चुका था। क्यों? फारा के आंसू खुश्क हो गए। वो फटी नज़रों से उसे देखने लगी। इस वक्त उसे लगा वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार होने वाली है। शौहर और बीवी किस लिए जाते हैं कमरे में? फरहाद बेबाक अंदाज में देखकर बोला। फारा का सांस खुश्क हो गया। तुम होश में नहीं हो इस वक्त फरहाद, मुझे जाने दो प्लीज़। अपना हाथ उसके हाथ से निकालने की कोशिश में लगी वो मिन्नत करते हुए बोली। उसे लगा फरहाद वाकई होश खो चुका था। फरहाद ने देखा अपने खौफ को छुपाती वो पूरी कुव्वत लगा रही थी अपना हाथ उसके हाथ से निकालने के लिए। रोना भूलकर उसे नई परेशानी ने आन घेरा था। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था लेकिन आंसू बंद हो चुके थे। मेरी बात सुनो फारा, मैं ज़बरदस्ती पसंद नहीं करता और अभी ना तो तुम जानती हो ना ही मैं कि हमारे बीच जो रिश्ता है वो आगे बढ़ पाएगा भी कि नहीं, और क्या पता ख़त्म हो जाए। वो एकदम उसको दोनों कंधों से थामकर दोस्ताना अंदाज में बोला। उसके एकदम अंदाज बदलने पर फारा फटी आंखों से उसे देखने लगी। उसका अंदाज ही नहीं लहजा भी बदल चुका था। थोड़ी देर पहले का जो अंदाज वो अपनाए था वो पलक झपक के गायब हुआ था। आई एम सॉरी, मेरी गलती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया थोड़ी देर पहले। लेकिन तुम मुझसे डरो मत, तुम लड़ती हुई अच्छी लगती हो, रोती और डरती हुई नहीं। फारा मुंजमद खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। ये सब इसलिए किया कि तुम रोना बंद कर दो। सॉरी। फारा को लगा उसका दिमाग साए साए करने लगा है। वो क्या कह रहा था इसका खून खुश्क हो चुका था। और अब फारा ने कुछ कहे बिना उसके हाथ कंधों से हटा और बाहर जाने लगी। और प्लीज़ मुझसे झिझकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी किस्म के गुरेज की। इन सब बातों से हटकर जो भी हमारे बीच थी, हम कज़न भी तो हैं, सो तुम अपना काम ऐसे ही करो जैसे मुझसे मिलने से पहले करती थी। और वो सिर्फ देखते हुए कह रहा था, बहुत शुक्रिया फरहाद साहब, ये सब बहुत काफ़ी है। फारा ने पलट कर उसकी बात बीच में ही काटी तो लहजा लरस रहा था। आंसू तो अब भी आए थे। उसमें और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं बची थी। बैग उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसके बेगाना से अंदाज में फरहाद ने लबों को सख्ती से बंद किया। घर से निकलकर बाहर लॉन तक आते आते वो अपनी सिसकियां रोकने को अपने मुंह पर हाथ रख चुकी थी। जिस्म कपकपाने लगा था। कदम उल्टे सीधे पड़ रहे थे। ये सब क्या था? वो क्या थी? क्या वो इसके साथ कुछ भी करे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फारा किस तकलीफ से गुजरती है बाद में? क्या समझ रखा था उसने फारा को कि उसके नज़दीक उसके एहसासात की कोई अहमियत नहीं थी? फारा को नहीं पता उस दिन उसने रिक्शा कैसे रोका और घर तक गई थी। लेकिन उस दिन फरहाद से मुतल्लिक इसकी हर उम्मीद दम तोड़ गई थी, हर उम्मीद। लेकिन उससे क्या होता है, रिश्ता तो बरकरार है और दोनों के बीच। जैसे ख़त्म करने की बात ना फरहाद ने की थी अब तक और ना ही फारा ने, लेकिन फारा को लगता था अब बात हो जानी चाहिए थी। अपने बिस्तर पर गिरकर आंखें बंद करके उसने सोचा था, हाँ फरहाद मलिक, अब बात नहीं अमल होगा। चंद साल पहले फारा ने ना तो नदीम मलिक से मुलाकात को अहम जाना था और ना ही आसमा जावेद को। दोबारा उसकी किसी से मुलाकात नहीं हुई सिवाय फरहाद के। वो भी इत्तफाकिया मुलाकात थी जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को नज़रअंदाज किया था। लेकिन एक दिन वो शाम में अपने ऑफिस से निकलकर रोड पर आई थी टैक्सी के लिए। आज उसकी कुलीग छुट्टी पर थी। बीबीए के फाइनल एग्जाम के बाद फ्री थी तो उसने ऑफिस में सुबह की टाइमिंग में ज्वाइन कर दिया था। वो बिल्कुल अपने ध्यान में किसी सवारी के इंतजार में खड़ी थी जब एक बाइक पर बैठे दो लड़के उसके पास बाइक रोककर उतरे और उसके आसपास खड़े हो गए। वो कोई तवज्जो दिए बगैर दूर से आते रिक्शे को हाथ हिलाकर मुतवज्जो करने लगी। उसके दिल को घबराहट सी हुई, लेकिन उसके हाथ हिलाने पर रिक्शा तो नहीं एक गाड़ी आकर रुकी थी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी ने उस पर अपनी बंदूक तानी। खामोशी से आकर गाड़ी में बैठो, नहीं तो अगली सांस नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर फारा हकदक से खड़ी रह गई।
सुना नहीं? अंदर आओ। गाड़ी में बैठा शख्स रौबदार आवाज में बोला। फारा को लगा गाड़ी में पीछे सीट पर भी कोई बैठा है। क्या कर रही हो बेबी? इतनी सोच विचार, आ जाओ ना। गाड़ी का पिछला शीशा नीचे हुआ था। सफ़ेद सलवार कमीज में मलबूस वो शख्स खबासत से बोला। फारा ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। फारा हैरान और परेशान सी खड़ी खौफजदा हुई थी। किसी को बुलाए, वो मदद के लिए। कौन आता उसके लिए? वो घबराकर आसपास नजरें दौड़ाने लगी। अमजद, पकड़कर डालो इसे गाड़ी में। उसे हिलता ना देखकर वही शख्स पीछे बैठा जो था बोला। दूसरी जानिब से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर एक हट्टा कट्टा बदमाश टाइप आदमी बाहर निकला था और उसके जानिब बढ़ा था। फारा के हवास अलग हो चुके थे। उसे समझ न आई वो करे तो क्या करे। एकदम उसने भागने का सोचा, लेकिन वो अमल करती कि वो शख्स लंबे कदम उठाता उस तक पहुंच चुका था। लेकिन उससे पहले वो उसे हाथ लगाता एक लड़का पीछे से आया और उसने उस जोर से इस हट्टे कट्टे बदमाश के मुंह पर जाने क्या चीज़ मारी कि वो सर पकड़कर बैठ गया। उसे मारने के बाद उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक जानिब लेकर तेजी से बढ़ा। सब कुछ फारा की समझ से बाहर था। पीछे किसी के कराहने के आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर देखा तो एक दूसरा लड़का ड्राइवर को जख्मी कर चुका था। फारा पर खौफ और हरास की कैफियत थी। दिमाग माउफ हो चुका था। सब इतना अचानक और अजीब हुआ था। उस लड़के ने उसे गाड़ी में बिठाया। कुछ लम्हों में दूसरा लड़का भी आ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई और तेज़ी से सड़क पर रवा दवा हुई। पहला लड़का फ़ोन पर बात कर रहा था। ये दोनों वही थे जो अब बाइक पर आए थे और उसे कुछ फासले पर खड़े हो गए थे। जी सर। नहीं, मैडम बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। जी, आपकी तरफ? ठीक है। वो जाने किससे बात कर रहा था। फारा को लगा वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में पड़ गई हो। इसमें कुछ पूछने की हिम्मत भी ना थी। डूबते दिल के साथ वो बैठी रही। गाड़ी किसी घर के अंदर पोर्च में जाकर रुकी थी और जो शख्स बेताबी से बाहर आया वो नदीम मलिक थे। शशु पंच में घिरी वो गाड़ी से उतरी थी। ठीक हो तुम? उनके परेशान ज़दा अंदाज में पूछने पर वो सर भी ना हिला सकी। अंदर चलो। फारा उधेड़पन में खड़ी रही। चलो बेटा, वो इजाज़त से बोले। वो दरवाज़ा खोलते अंदर आ गई। अंदर गई उसे कोई नज़र ना आया। कुछ देर बाद नदीम मलिक भी अंदर आए। तुम खड़ी हो अब तक? आओ बैठो बेटा। घर में कोई नहीं है? उसके सवाल से उसकी एहतियात जाहिर थी। नहीं बेटा, तुम्हारी ताई अम्मा बहू समेत कहीं अयादत को गई हुई हैं। फ़हीम ऑफिस और फरहाद बाहर गया है। तुम बेफिक्र होकर बैठो, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। वो अपने शफीक अंदाज में बोलते किचन की जानिब गए और फारा हैरान थी। वो इतने बड़े थे और बजाय किसी नौकर को कहने के खुद उसके लिए पानी लेने गए थे। अब जाहिर है इतना बड़ा घर है तो नौकर भी होंगे। उसने नज़र घुमाकर घर का एक जायज़ा लिया। कमरों के दरवाजे ड्राइंग रूम में खुलते थे। एक जानिब ऊपर को सीढ़ियाँ जा रही थी। दाएं जानिब दीवार पर एक तस्वीर ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची कि वो उसे देखने के लिए बेख्तियार आगे बढ़ी। तस्वीर में 3 लोग थे, एक नदीम मलिक और बाकी दोनों अफराद की शक्लें भी उनसे मिलती जुलती थीं। फारा का जाने क्यों दिल घबराने लगा। उसका दिल चाहा वो यहाँ से चली जाए। अजीब सी बेचैनी ने एकदम उसको घेरा था। ये एक मेरे बाबा हैं नदीम मलिक, ये दादा जान मलिक मुख्तार अली और ये मलिक इकराम अली। फारा की नज़रें तस्वीर पर जमी थीं। वो अपने जोड़ तोड़ में इस कदर फंसी थी कि आवाज़ पर चौंकी थी। फरहाद जेब में हाथ डाले कुछ फासले पर खड़ा था। इसके मुड़ के देखने पर कोई खैर मकदम मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं आई, बल्कि वो संजीदा था और फारा को उसका सर्द मेहर सा अंदाज महसूस हुआ था। तुम आ गए फरहाद? अच्छा हुआ। फारा, आओ बेटा बैठो, पानी लो। मैं कुक को चाय का कह के आया हूँ, कुछ देर में आती है। तुम चाय पीती हो ना? बाप के अंदाज पर फरहाद ने गहरी सांस भरी थी, जबकि फारा को नाचार सोफे की जानिब बढ़ना पड़ा। इसे खुद की मौजूदगी यहाँ अजीब लग रही थी और जब सोफे पर बैठकर उसने पानी का गिलास पकड़ा और पिया तो नदीम मलिक को पुरसकून हुए और वो सोफे पर बैठे थे। फरहाद, आओ ना, खड़े क्यों हो? फरहाद संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाए बैठ गया। तुम्हें मालूम है फारा, तुम्हारे अंदाज में तुम्हारी दादी की झलक आती है। उसने पानी का आधा गिलास पिया था और बाकी वापस टेबल पर रखा था जब नदीम मलिक उसे देखते हुए बोले थे। फारा को समझ नहीं आई वो कैसा रवैया इख्तियार करे उनके साथ। वो कोशिश के बावजूद भी रूड नहीं हो पा रही थी। मुझे कैसे पता होगा? मेरे लिए तो सब मर चुके थे बहुत पहले ही। फारा का लहजा सख्त नहीं था, लेकिन उसमें बेचारगी भी नहीं थी। आम सा अंदाज था, जैसे अब क्या फ़ायदा उन बातों का, गैर ज़रूरी बात हो जैसे। और आप श्योर हैं कि आपका मेरे साथ ब्लड रिलेशन है? इससे पहले कि नदीम मलिक उसकी पहली बात का जवाब देते वो फिर बोली, क्योंकि सोचें, अगर इस सब के बाद आपको एक दिन मालूम हो कि ये गलत और झूठ है मेरा आपसे रिश्ता, फिर आप पलट जाएंगे।
और मैं फिर आगे उसने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन बात का मतलब वो दोनों समझ गए थे। अपनी बात पर नदीम अली के चेहरे पर फारा ने वाज़ेह आज़र्दगी देखी थी। फरहाद खामोशी से दोनों को सुन रहा था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, तुम्हारे खदशे सब सच हैं, लेकिन तुम क्या यकीन करोगी सच्चाई पर? और सच्चाई जानने के बाद क्या एक मौका दोगी मुझे? नदीम मलिक ने कहकर आस और उम्मीद से उसकी जानिब देखा। पता नहीं सच्चाई के बाद मैं क्या करूँगी क्या नहीं, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ। फारा खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो वाकई उन पहेलियों से थक चुकी थी। चलो आओ फिर, मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। अपनी जगह से खड़े होकर उन्होंने कहा था। नदीम मलिक के लिए यही काफ़ी था कि वो उनकी बात सुनने पर राज़ी हो गई थी। उनके पीछे फारा और फारा के पीछे फरहाद था। सीढ़ियाँ चढ़कर वो एक जानिब जाने लगे। फरहाद जानता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। एक दरवाजे के बाहर रुककर वो पलटे। फरहाद, मुझे और फारा को अकेले में बात करने दो, नदीम मलिक ने कहा तो वो गहरी सांस भरकर रह गया। ओके बाबा। शुक्रिया बेटा। बेटे की फरमाबरदारी पर वो ममनून हुए और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। उनके पीछे फारा ने उनकी पैरवी की, जिसका दिल अनजाने एहसास से धक धक कर रहा था। जाने अब जिंदगी कौन सा रंग दिखाने वाली थी। सलीम न्याजी, जावेद न्याजी का भाई, गलत कामों में उसे भी 4 हाथ आगे था। 2 शादियां कर चुका था, लेकिन एक भी ना निभ पाई। हद दर्जे का अयाश और उबाश था। वो बहुत गरूर में उस दिन फारा को उठाने गया था। जो मालूमात उसे थी उसके मुताबिक तो एक बच्चों का काम था, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। वो उसके हाथ से निकल गई और साथ ही उसके आदमी भी जख्मी हुए थे। ये तो उसे मालूम हो ही गया था कि ये उसकी भाभी की पहले शौहर से बेटी है। जायज़ ना जायज़ उसे क्या, उन्हें तो अपने मफाद के लिए उसकी ज़रूरत थी, लेकिन सलीम नहीं जानता था वो इतनी खूबसूरत भी होगी। उसकी मक्कार निगाह एक नज़र में ही उसकी खूबसूरती भाप गई थी और अब उसका प्लान बदल गया था। अपनी नाकामी जो फारा उसके हाथ से निकल गई, पर वो खोलता अपने इरादे बदल चुका था। अब उसे पहले फारा को खुद इस्तेमाल करना था, फिर उसे पंचायत में पेश करना था, और उसके लिए अब वो कुछ भी करने वाला था, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। और उसे रोकने वाला कौन था? उसके मुताबिक कोई नहीं, लेकिन जब वो इतनी आसानी से उसके हाथ से निकल सकती है तो उस तक पहुंचना कुछ तो मुश्किल होगा ना, शायद नामुमकिन भी। तुम्हें लग रहा है मुझे कैसे यकीन आया कि तुम इकराम की बेटी हो और मेरा खून, तो इसका सबूत दिखाता हूँ तुम्हें, लेकिन इससे पहले भी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। इकराम और मैं 2 ही भाई हैं। हमारे और भी बहन भाई थे, लेकिन वो बचपन में ही वफात पा गए, तो हम दोनों ही अपने वालिदैन की आंखों का तारा थे। इकराम 5 बच्चों की वफात के बाद पैदा हुआ था और अम्मा अब्बा ने रो रो कर अल्लाह से उसकी ज़िंदगी मांगी थी। अल्लाह को भी शायद अम्मा अब्बा पर तरस आ गया था, जो इकराम को ज़िंदगी बख्शी थी। वक्त गुजरा, रुपए पैसे की किल्लत कभी ना थी। सिर्फ अब्बा ही नहीं, अम्मा भी ज़मींदार औरत थी। यूँ हर जानिब से पैसे की फरावानी थी। कुछ अम्मा अब्बा के लाड प्यार और कुछ जवानी के जोश में इकराम अपने आगे किसी को कुछ ना समझता। अम्मा और अब्बा भी ज़्यादा सख्ती ना करते कि उसने किसी को जानी नुकसान ना पहुंचाया था। और मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़, वक्त मिलता तो उसे समझाता, लेकिन मुझे भी उस पर छोटा समझकर प्यार आता। एक ही भाई था मेरा। खैर, तुम्हारी माँ के साथ शादी उसने किस वक्त की हमें भनक भी ना पड़ी। वो वैसे भी कभी शहर कभी गांव यूं ही करता था। उन्हीं दिनों अम्मा का इंतकाल हो गया और कुछ अरसे बाद अब्बा का। मेरी शादी हो चुकी थी और दोनों मुझे एक ही ताकीद करते थे, इकराम का ख्याल रखना, भाई नहीं बेटा समझना। अम्मा और अब्बा के वफात पर वो डिस्टर्ब था, लेकिन वो कब मुझसे भी दूर हो गया मुझे मालूम ना हुआ। ये मेरी ही गफलत थी, कोई शक नहीं इसमें, ये मेरी ही कोताही थी। मेरा फ़र्ज़ था उसकी हिफाजत करना, उसका ख्याल रखना। नदीम अली की आवाज़ और लहजा दोनों भीग गए थे। ये सब सुनते हुए फारा की निगाह गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थी, लेकिन उनकी भीगती आवाज़ पर उसने उनकी जानिब देखा तो वो अपनी आंखों से आंसू साफ कर रहे थे। अगर वो मेरा बेटा होता तो क्या मैं उससे गफलत करता? फरहाद होता या वही फ़हीम, लेकिन जाने क्यों मैं अम्मा अब्बा की आखिरी ख्वाहिश भी भूल गया। इतना मसरूफ़ हो गया सब कुछ संभालने में, अपनी ज़िंदगी में, लेकिन सब वही है, ज़मीन, पैसा। सिर्फ मेरा भाई नहीं रहा। खुद पर काबू पाकर वो फिर से बोले, लेकिन आवाज़ फिर लड़खड़ा गई थी। फारा को ये सब तो सिर्फ कहानी लग रही थी, लेकिन नदीम मलिक इस उम्र में अपनी बेबसी और तकलीफ बयान करते हुए उसे अजीब से एहसास दो चार कर रहे थे। मैं पूछता था नौकरों से कि इकराम घर आया, वो कहते थे जी साहब आया था। कभी 1-2 बार मुलाकात भी हो जाती, कभी काफ़ी दिन गुजर जाते, पता ना चलता।
फहीम और फरहाद दोनों थे मेरे पास। उससे लापरवाही की एक वजह मेरी खुद की निजी ज़िंदगी भी थी। अम्मा और अब्बा की तरह औलाद के मामले में मेरी किस्मत भी उनके जैसी थी। फ़हीम और फरहाद 3 बच्चों के बाद हमारी ज़िंदगी में आए थे। खैर, वक्त गुजर रहा था। उसने शादी का कभी नहीं कहा। अगर बात होती तो भी कहकर टाल देता। अभी तो बहुत वक्त है। वो इतनी जल्दी शादी करना ही नहीं चाहता। ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है। और मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। तुम्हारी ताई बच्चों में हद दर्जा मगन। वो बच्चों के बारे में शुरू से ही जज्बाती थी। फिर उसे शादी के लिए जोर डाला, लेकिन वो अभी भी राज़ी ना था। आहिस्ता आहिस्ता वो हमसे इतना ताल्लुक़ हो गया कि पहले हफ्तों फिर महीनों उसकी खबर ना रहती। और एक दिन उसके दोस्त का फ़ोन आया कि वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। ये बात मेरे लिए किसी कयामत से कम ना थी। मैं गोया होश में आया था जैसे। बड़ी हिम्मत और खच्चों समेत मैं डूबे हुए दिल लिए उससे मिलने गया, जो अपनी ज़िंदगी हार रहा था। डॉक्टर के मुताबिक मुसलसल मंशियात और नशा आवर अशिया के इस्तेमाल से अब वो और नहीं जी सकता था। कुछ भी कर लेते पर कोई उम्मीद ना थी, 1% भी नहीं। और इन्हीं हाथों में वो दम तोड़ गया और मुझे सारी उम्र का दुख मलाल दे गया। अगर मैं अपने माँ बाप की बात मानता, उसे अपना भाई समझता, तो वो कभी ऐसी मौत ना मरता। मैं उसे बचा सकता था। ये खलिश सारी उम्र मेरे साथ रहेगी और मरने के बाद मैं अम्मा अब्बा को क्या मुंह दिखाऊंगा, पता नहीं। कैसे इस आजमाइश से गुजर सकूंगा, कैसे? वो रो रहे थे। सारी बात सुनती साकित बैठी रही। फारा की आंखों में भी आंसू आए थे। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी के नजर हुए। मैंने किसी से इसके मुतल्लिक इस तरह बात नहीं की, अपने बेटों से भी नहीं, अपनी बीवी से भी नहीं, लेकिन तुमसे कर रहा हूँ। वो कहकर रुके थे और अपनी जगह से उठकर उसके करीब बैठे। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और अपनी आंखों से लगाया। लेकिन तुमसे कर रहा हूँ अपने दिल की बात, मलिक इकराम अली की बात, क्योंकि तुम उसकी बेटी हो। तुमसे मुझे उसकी खुशबू आती है। तुम फारा इकराम हो। वो उसके हाथ पर बोसे ले रहे थे और रो रहे थे। बावजूद कोशिश के वो भी अपने आंसुओं को रोक ना पाई। जाने इस पर आप बीती याद आई थी। जो अकेलापन काटा था वो याद आया था, और जाने क्या क्या कि वो भी उनके हाथों में दबे अपने हाथों पर सर रख कर रोने लगी। और खिड़की की ओट में खड़े उनकी बातें सुने फरहाद को उस पर लगा ये बात जो वो इतनी आसान समझ रहा था बिल्कुल भी आसान ना थी। वक्त जाने आगे क्या लेकर आने वाला था। इस पर उसका दिल अनजाने अंदेशे और खदशों में घिरा था। भाभी, बेटी तो तेरी बड़ी खूबसूरत है, सलीम मूंछों को बल देता बोला था। आंखें कमीनगी में चमक रही थीं। कोई बेटी नहीं है वो मेरी, आसमान अखुवत से बोली। ऐसे ना कह भाभी, अब तो कहना पड़ेगा उसे बेटी, नहीं तो पंचायत में कैसे बिठाएंगे उसे, किस हैसियत से? सलीम ने शैतानी अंदाज में आंखें घुमाई तो आसमा मुंह बना कर रह गई। बस मेरा बेटा बच जाए, कुछ ना हो उसे। अरे अपने भतीजे को तो कुछ नहीं होने दूंगा, वैसे भी ये काम करके उसने बता दिया है कि न्याजी का खून है, सलीम मगरूर अंदाज में बोला। उसी पर टेलीफोन बजा तो आसमा फ़ोन सुनने उठी। वो लोग लाहौर में थे। उस वाक़े के बाद गांव जाने से एहतियात थी, जाने कब मुखालफिन अपना बदला लेते। सो उन सबकी ज़िंदगियों को ख़तरा था और वो लोग वहाँ से भागे हुए थे। जी भाई, कब? चलिए मैं चक्कर लगा लेती हूँ, खुदा हाफिज़। खैरियत है? जावेद न्याजी जो उसकी बात करने के दौरान वहाँ आ चुका था, उसके फ़ोन रखने के बाद पूछने लगा। भाई थे, अब्बा बहुत बीमार हैं इन दिनों, तो कह रहे थे चक्कर लगा लेना। ये नदीम मलिक काफ़ी पावरफुल लगता है, और अब तेरे भाई का भी फ़ोन आया है। लगता है इसे आज की वारदात का मालूम नहीं, ये काम नदीम मलिक का ही होगा। आसमा की बात का दोनों भाइयों ने खास नोटिस नहीं लिया था। जावेद न्याजी ने बात शुरू की तो सलीम भी कहने लगा, उस लड़की की हिफाजत की जा रही है कि उस लड़की को खुद अंदाज़ा नहीं था। हमें अपना काम निकालने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मुबीम से अंदाज में कही बात पर आसमा और जावेद न्याजी दोनों ने उसे देखा। आप दोनों चाहिए और फिर बहुत प्यार से लियाकत अली से बात करिए और उसे यकीन दिलाइए कि आप दोनों को फायरा की बहुत फिक्र है और माँ होने के नाते आप उसकी गार्डियन हैं। सलीम न्याजी ने बात कहकर कमीनगी से मुस्कुराकर उन्हें देखा और सिगरेट का लंबा कश लिया। आसमा और जावेद के चेहरों पर जो तासुरात थे वो बता रहे थे कि वो उसकी बातों पर मुत्तफिक हैं। ये देखो निकाहनामा तुम्हारे वालिदैन का। इकराम की वफ़ात के बाद उसके दोस्त से वो सब हकीकत मालूम हुई थी और इस बात को 8-9 साल हो चुके थे। साथ ये भी मालूम हुआ कि वो तलाक भी दे चुका है। ये था तो बहुत बदतरीन अमल, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। वक्त बहुत बीत गया था।
उसके बाद मैं अपने अंदर के मलाल को दिल में एक नासूर की तरह रखे जीने लगा। और बहुत सालों बाद अब मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हुआ। यकीन जानो, अगर मुझे उस वक्त तुम्हारे बारे में मालूम होता जिस वक्त मैंने ये सारी हकीकत जानी, तो मैं तुम्हें अपने पास ले आता, अपने साथ रखता। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हारे बारे में जानने के बाद इस मलाल में इजाफा ही हुआ कि तुमने अपने खूनी रिश्तों के होते हुए भी अपनों के बगैर ज़िंदगी गुजारी है, और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका जैसा इकराम का ना रख पाया। वो कहकर चुप हो चुके थे। फारा ने निकाहनामा वापस रखा और गहरी सांस ली। कैसी हकीकत थी ये। बाप सालों पहले मर चुका था, माँ अब मिली थी, लेकिन उससे उसका कोई लगाव नहीं था। क्या जिंदगी थी उसकी, और आज का हुआ वाकया। जाने मजीद और क्या होना बाकी था। तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या कहूँ? थकन जैसे उसके लहजे में उतरी थी। कुछ भी। वो जानना चाहते थे कि सब जानने के बाद अब वो क्या सोचती है। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। क्या कहूँ? मेरे लिए सब खत्म हो चुका है। मेरे माँ बाप जो थे, जो भी उन्होंने किया, वजह कुछ भी हो, मुझे सिर्फ खुद पर तरस आता है, अपने आप पर। अभी भी मैं रोई तो खुद पर रोई। मुझे मलिक इकराम अली पर तरस नहीं आया, और ना ही आसमां पर। मुझे अपनी तन्हाई, अपना अकेलापन याद आता है तो मेरा खुद का दिल ही भर जाता है। और अब तो इस तकलीफ में और इजाफा हुआ है जानकर कि मुझे पैदा करने वाले अपनी ज़िंदगियों में मगन थे, और मैं हॉस्टल के बंद तारीख कमरे में सिर्फ अपने माँ बाप के लिए दुआ करती थी। जानते हैं क्या दुआ होती थी वो? मैं रो रो कर दुआ करती थी कि सुबह जब उठूं तो वो दोनों मेरे कमरे में हों। आप जानते हैं, रोज़ सुबह मेरी उम्मीद टूटती थी, और रोज़ रात को मैं फिर एक नई लगन के साथ दुआ करती थी। सुना था कि तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मेरी तो वो भी कबूल नहीं हुई थी। किसी पल खुद का वजूद इतना बेमायनी लगता था कि दिल करता कि अपने हाथों से ही खुद को ख़त्म कर लूं, लेकिन नहीं कर पाई। कोई रोकने वाला भी नहीं था। और यकीन करें, ये काम मेरे लिए बहुत आसान था, बहुत आसान। और अगर ऐसा कर भी लेती, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था, ज़रा बराबर भी नहीं। वो कहकर खामोश हो चुकी थी, और उसकी बात सुनते नदीम मलिक दम बखुद थे। उनके अल्फाज जैसे ख़त्म हो चुके थे, या फारा की बात पर वो बोलने लायक ना रहे थे। इसी पल दरवाज़ा नॉक हुआ और फरहाद अंदर आया। दोनों अपनी अपनी जगह अपने तासुरात छुपाते संभलते थे। बाबा जान, अम्मा आ गई हैं। अच्छा चलो, आते हैं हम, उन्होंने फरहाद से कहा तो फारा अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोली। मुझे घर जाना है। ये भी तुम्हारा घर है। वो भी अपनी जगह से उठे। मतलब हॉस्टल जाना है मुझे। फ़ायदा उनके पूरे एतमादी से बोलने पर जज्बत सी हुई थी। नहीं, तुम आज यहीं रहोगी। वैसे भी अब तुम वहाँ महफूज नहीं हो। चलो तुम्हें तुम्हारी तायम्मा से मिलवाऊँ। फारा के चेहरे से के तासुरात से बेखबर वो बोले और कमरे से निकले थे। फारा ना समझी से उसे दरवाजे की जानिब देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और फरहाद उसके चेहरे पर छाए सोच के साय को बखूबी देख रहा था। कुछ लम्हों बाद फारा ने सरसरी निगाह फरहाद की जानिब की तो वो उसे ही बगौर देख रहा था। फारा यूं चौंके जैसे उसकी मौजूदगी से बेखबर हो, और संभल कर तासुरात छुपाती गहरी सांस भरकर कमरे से निकल गई। सब कुछ वाकई उसकी समझ से बाहर था। कल तक जिंदगी ऐसे मकाम पर थी कि कोई अपना नहीं था, और आज सब हक जताने को आ रहे थे। वो आहिस्ते से कदम उठाती उसी रास्ते की सिमत जा रही थी जहाँ से आई थी। जहन में बहुत सी सोचें गड़बड़ हो रही थी। कुछ भी अपना नहीं लग रहा था, सब पराये जैसा था। लेकिन नदीम मलिक का इस्तेहाक भरा अंदाज, यूं लग रहा था अब वो उसे कहीं नहीं जाने देने वाले थे। उसे अब बातों की आवाज़ आने लगी। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर वो नीचे जाने के बजाय वहीं खड़ी हो गई। ताई अम्मा की उसकी जानिब पश्त थी, और लाश में सिर्फ नदीम मलिक के साथ वो ही थी। उनसे बात करते नदीम मलिक ने उसकी ही राह देखते सीढ़ियों की जानिब गर्दन मोड़कर देखा तो उसे देखकर मुस्कुराए, और साथ ही बिला झिझक आवाज़ भी दे दी। फारा, वहाँ क्यों खड़ी हो? नीचे आओ। फारा ने देखा उनकी बात पर ताई अम्मा पहले चौंकी थी, फिर सवालिया और नासमझी से उसे और नदीम मलिक को देखा। फारा के कदम मन भर के हुए। उसका दिल अनजाने अंदेशों के जेरे असर बेहंगम सा धड़कने लगा। उसे लगा कि वो बेबस हो गई थी। नदीम मलिक के सामने वो खुद को बेबस ही महसूस कर रही थी। फरहद, ये फारा है, इकराम की बेटी। वो नीचे उतर कर आई और खामोश खड़ी हो गई। जब नदीम मलिक मोहब्बत से उसके पास आकर उसको अपने पहलू से लगाते हुए बोले, इकराम? कौन? आपका दोस्त? उनकी बात तो फरहद बेगम ने न समझी से पूछा। उनका चेहरा बता रहा था कि वो नदीम मलिक की बात समझी ही ना थी, और साथ ही नदीम मलिक के साख्ता अपनायत भरे अंदाज पर जब वो उठे तो उसे पहलू से लगाए हुए थे। कुछ नागवार तासुरात भी उनके चेहरे पर आए थे। जब उनकी बात पर नदीम मलिक का जोश ठंडा पड़ा,
उन्हें फारा के सामने जाने क्यों शर्मिंदगी हुई थी। मेरा कोई दोस्त है क्या इकराम नाम का? तुम्हें नहीं मालूम है किस इकराम की बात कर रहा हूँ? नदीम अली हल्के फुल्के लहजे में संजीदगी से गोया हुए। अम्मा जान, बाबा इकराम चचा की बात कर रहे हैं। फरहाद भी नीचे आ चुका था। उसने गोया उनकी मुश्किल हल की। फरहत बेगम तो अभी नदीम अली की बात ही समझ रही थी कि फरहाद की बात पर उनका दिमाग भग से उड़ा। क्या ऑल फॉल बोल रहे हो तुम? फरहत बेगम नागवारी से बोली। ऑल फॉल नहीं बोल रहा, हकीकत बता रहा हूँ। फरहाद, तुम फारा को उसका कमरा दिखाओ। नदीम अली को लगा फारा के सामने मजीद बात नहीं होनी चाहिए। फारा जो सख्त खफत महसूस कर रही थी, नदीम अली की बात पर उसे और शर्मिंदगी ने आघेर लिया। फरहत बेगम का अंदाज चीख चीख कर बता रहा था ये बात उनको कितनी नागवार गुजरी है। प्लीज़, मुझे हॉस्टल जाना है। आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे आदत नहीं है कि यूं। फारा का लहजा धीमा था। वो नदीम अली को देखते बोल रही थी, आंखों में इल्तजा थी। बीबी, जब आदत नहीं है तो आए ही क्यों हो? वो बात भी पूरी ना कर पाई थी कि जब फरहत बेगम का तीखा लहजा गूंजा था। फारा उनकी बात पर शशदर हुई थी। इतना बुरा अंदाज पहली मुलाकात में। फरहत! नदीम मलिक की आवाज़ बुलंद थी। फरहत बेगम के बात पर उनके माथे पर बल पड़े। फरहाद, तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? और फारा, मुझे बात तुम्हें भी बार बार ना कहनी पड़े कि तुम अब यहीं रहोगी। नदीम मलिक के दो टोक अंदाज में कही बात पर फारा और फरहाद दोनों ने लब भींचे थे और फरहत बेगम ने बुरा सा मुंह बनाकर रुख मोड़ा था। चलिए, आपको आपका रूम दिखाऊं। फरहाद कहकर रुका नहीं था। नाचार फारा को भी उसकी पैरवी करनी पड़ी थी। आप भी चलिए कमरे में, आपसे बात करनी है मुझे। वहां से निकलते निकलते फारा के कानों में नदीम मलिक की आवाज़ आई थी। फारा का दिल कर रहा था अपना सर किसी दीवार में मार ले और अपना काम ही तमाम कर दे। फरहाद एक कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर आ गया। वो बाहर खड़ी रही। चंद लम्हों बाद वो बाहर आया था। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप किसी भी सर्वेंट से कह सकती हैं। उसका अंदाज ज़रा भी दोस्ताना ना था। वो अपनी बात कहकर पलटा और लंबे लंबे कदम उठाता गायब हो गया। फारा बुझे दिल के साथ कमरे में गई थी। जाने अब कितनी मुद्दत के लिए छत मुयस्सर होनी थी। क्या है जिंदगी, क्या किसी पल तो अपना होने पर खुद ही इतना तरस आता था, लेकिन आज इतनी शर्मिंदगी। कैसे रहेगी वो यहाँ? और अब सबके ऐसे रवैये सहने होंगे उसे। फारा इकराम को इस पल अपने होने पर तरस नहीं आया था, गुस्सा आया था। काश उसकी माँ ने उसकी जिंदगी बचाने का एहसान उस पर ना ही किया होता। काश। बाबा जान, प्लीज़ फारा से मिलकर एक बार सब वाजे कर दें। मेरा दिल अपनी बच्ची से मिलने को डूबा जाता है। सिर्फ आप हैं जो ये काम कर सकते हैं। आसमा की एक्टिंग कमाल थी। जावेद नियाजी भी उदास तासुरात सजाए बैठे थे। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन दिली ख्वाहिश थी कि मेरी भी बेटी हो। फारा मेरे लिए अपनी बेटी से भी बढ़कर है, लेकिन वो मुझे अपना नहीं समझती। जावेद नियाजी भी इस वक्त मीठे लहजे में बोले थे। वो समझेगी भी नहीं कभी, और ना ही उसे इस बात की ज़रूरत है। आप लोगों को आज मैंने इसीलिए बुलाया था कि फारा इकराम अपने असल घर जा चुकी है। मेरा काम यहाँ ख़त्म हो चुका है। जिनकी जिम्मेदारी थी अब वो उनके पास है, और वो इसकी हिफाजत करना भी बखूबी जानते हैं। आसमा तो जानती होगी सब मालिक ख़ानदान के मुतल्लिक। लियाकत अली अपनी हनीफो कमज़ोर आवाज़ में दो टोक बोले थे। आवाज़ भले ही कमज़ोर थी, लेकिन लहजा अब भी दबंग था, और उनकी आखिरी बात उन दोनों के चेहरों पर थप्पड़ के मुतरादिफ थी। बाबा जान, वो लोग कैसे होंगे उसके वाली वारिस? मेरी बेटी है वो, मैं उसे पाकर ही रहूँगी। आसमा भी भिपरी थी और सब लिहाज भूल कर बोली, ये भी बाप की बीमारी है कि बाप बीमार है और ज़िंदगी जाने कब अपनी मोहलत ख़त्म कर दे। हमें कोई परवाह नहीं है, आप लोग जो मर्जी करें। इतनी हिम्मत है तो कर ले हासिल, लेकिन मेरे बाबा जान के सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जा सकते हैं आप लोग। साकिब को आसमा के अंदाज पर इंतहाई गुस्सा आया। वो भी अपने लहजे पर काबू छोड़कर नागवार अंदाज में बोला। आसमा और जावेद दोनों बेइज्जती के एहसास से सोच पड़े थे। जावेद न्याजी कीना तोड़ नज़रों से उन्हें देखकर बाहर निकला, और उसके पीछे आसमा। साकिब, जी बाबा जान, मुझे नदीम मलिक से मिलना है। फरहाद जानता था कि उसके वालिदैन में फारा इकराम को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, जिसका नतीजा दोनों की नाराज़गी की सूरत सामने आया था। फ़हीम और निदा भाभी भी बात की नोयत जान चुके थे, और वो सब जानते थे कि उनका बाप ज़िद्दी नहीं है, लेकिन अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो उन्हें कोई भी राज़ी नहीं कर सकता। फारा इकराम उनकी ज़िद नहीं थी, वो ठीक थे, वो अपनी जगह, लेकिन फरहत बेगम अपना ज़र्फ़ कहाँ से बड़ा करती।
फ़हीम और फरहाद दोनों अपनी अम्मा को समझा रहे थे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। वो मुसलसल अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। ये क्या बात हुई कि इकराम की बेटी है? कौन जानता किसकी बेटी है किसकी नहीं। कल को कोई लड़का आ जाए और कहे कि जायदाद में हिस्सा चाहिए क्योंकि वो इकराम का बेटा है, तो तुम्हारा बाप उसको भी घर ले आएगा। अम्मा जान प्लीज़, आप जाने क्या क्या सोचे और बोली जा रही हैं। फ़हीम उनकी बातों से ज़िद हुआ। अब बाबा बच्चे नहीं हैं और ये बात आप बता रही हैं कि चचा ने शादी की थी। प्रूफ है ना आपके पास? तो फिर अरे क्या प्रूफ? शादी की थी तो तलाक भी दे दी थी। हमें क्या मालूम कि वो औरत सच बोल रही है कि झूठ। भागी थी तुम्हारे चचा के साथ, तो जाने किस किस के साथ मुंह काला किया होगा उसने। अब बहस करके मेरा मुंह ना खुलवाओ। अम्मा जान बस करें। फरहाद भी खफा सा बोला था। उनके बात करने का अंदाज ज़रा अच्छा न लगा उसे। फ़हीम भी ज़ब्त के दांत पर दांत जमाए था। और देखें, बस यही चाहते हैं ना कि बाबा अब वो इस घर में रहे। तो कोई बात नहीं, चंद माह में फरहाद की भी शादी हो जानी है। मेरी भी हो चुकी है। बाबा जान को कहकर उसकी शादी भी कहीं करवा देते हैं। इस तरह सब कुछ हल हो जाएगा। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी आप समझ रही हैं। सिर्फ थोड़ा सा वक्त है, गुजर जाएगा। फ़हीम उन्हें तसल्ली देते हुए बोला। अंदाज समझाने वाला था। फ़हीम चाहता था ये मामला कुछ इसलूबी से सुलझ जाए और बाबा भी नाराज़ ना हो, लेकिन फरहाद खुद भी दिल में बाबा से खफा था। वो खुद भी फारा के इस घर में रहने के हक में नहीं था, लेकिन अपनी नागवारी दिल में दबाए था। सिर्फ बाबा की वजह से खामोश था। वो भी इसलिए कि वो बाबा और फारा की बातें सुन चुका था। अगर ना सुनी होती तो वो भी इस वक्त अम्मा के साथ ही खड़ा होता, लेकिन अम्मा ने फ़हीम की बात को किसी खातिर ना जाना और तंजिया हनकारा भरा। देख लेना, सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा बाप तो अब जाने क्या क्या करेगा। अपनी मेहनत राय कहाँ जाते देख फ़हीम ने अपने माथे पर हाथ रखा था और फरहाद तो कमरे से ही बाहर निकल गया था। जाने क्यों फरहाद के दिल में अम्मा की बात खटकी थी। वो घर से निकल गया इशाल से मिलने के लिए। अपनी टेंशन रिलीव करने का जरिया फिल वक्त वही थी जो इसकी ज़िंदगी में भी शामिल होने वाली थी। फारा कमरे से बाहर नहीं आई थी, लेकिन माहौल में कशीदगी उसे बखूबी महसूस हो रही थी। नाश्ता उसके कमरे में आया था, वो जूं का तूं पड़ा था। थोड़ी देर बाद नदीम मलिक उसके कमरे में आए तो वो सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? वो आंखें बंद किए जाने कहाँ उलझी थी कि उनके आने का इल्म ना हुआ। उनकी आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया और सीधी होकर बैठी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? उन्होंने नाश्ते की ट्रे पर नज़र डाली जो वैसी की वैसे पड़ी थी, और फिर से अपना सवाल दोहराया। जी। उसका लहजा खफगी लिए हुए था। नाश्ता क्यों नहीं किया फिर? वो बैठ चुके थे और उसकी जानिब मुतवज्जे थे, जो खफगी चेहरे पर सजाए उन्हें नज़रअंदाज कर रही थी। मुझे घर जाना है, वो उनसे रुख मुड़े ठुस अंदाज में बोली। मैं फिर कहूँगा अब तुम्हारा घर ये है। उसकी निस्बत वो पुरसकून थे। नहीं है ये मेरा घर, ये आपका घर है, आपके बच्चों का। वो झुंझुलाई थी। सही कहा, और तुम मेरी बेटी हो। वही इत्मीनान भरा अंदाज। ये सिर्फ आप मानते हैं और कोई नहीं। फारा ने उस सारी बात के दौरान पहली बार उनको देखा था। तुमसे किसी ने कुछ कहा? वो ठटके। नहीं, लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ। फारा जिद हुई थी और अपनी झुंझुलाहट को कम करने के लिए उसने गहरी सांस ली, खुद को पुरसकून किया। नदीम मलिक खामोशी से उसे देखते रहे। कुछ लम्हों बाद वो उठकर उनके पास सोफे पर जाकर बैठ गई। देखें, प्लीज़ मुझे जाने दें। आप मेरी वजह से अपने घर का माहौल मत ख़राब करें। मुझे तो अब आदत हो चुकी है अकेले रहने की। मुझे जाने दें हॉस्टल। मैं यूँ ज़बरदस्ती किसी पर सवार नहीं होना चाहती। फारा इल्तिजा भरे अंदाज में बोल रही थी। ये नामुमकिन है, और ज़बरदस्ती नहीं, हक से रहो यहाँ। जितना मेरे बच्चों का घर है ये, इतना ही तुम्हारा भी, और माहौल ठीक हो जाएगा। तुम उसकी फ़िक्र मत करो। नदीम मलिक बोले तो लहजा नरम था, लेकिन उसमें भी एक ठोसपन था कि वो अपनी बात पर डटे हुए थे। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? उनके अंदाज पर वो रूहानसी हुई थी और रूठे अंदाज में उनको देखने लगी। कल जो हुआ जानती हो ना, तुम्हारी जान को खतरा है। सोचो अगर वो लड़के बर वक्त वहाँ ना पहुँचते तो क्या होता। नदीम मलिक उसे समझाने वाले अंदाज में गोया थे। कौन लोग हैं वो जिनको अब मैं याद आ गई हूँ? फारा के दिमाग में ये पहेली भी हल ना हुई थी और वो बेसाख्ता पूछ बैठी। उसके सवाल पर नदीम मलिक ने गहरी सांस ली और कुछ देर उस पर अपनी नज़रें जमाए रहे। फारा को महसूस हुआ कि वो उसे देखते हुए कहीं सोच में गुम है। बताइए ना। फारा के बोलने पर वो अपने सोचों से निकल गए थे। आसमा जावेद, अपनी माँ के मुतल्लिक जानती हो ना? ये लोग उसके शौहर के आदमी थे, जावेद न्यासी के। वो धीमी आवाज़ में बोल रहे थे।
अब ये बात बताई है, और कल जो कुछ बताया है तो बाकी बचता है वो भी बता दें, ताकि कुछ तो मेरे जहन को सुकून हो। फारा ने ठंडी सांस भरकर उनसे कहा, अब आपको मेरे मुतालिक कितने सालों बाद किसने बताया कि आपको उनका यकीन भी आ गया? दिमाग में दौड़ते सवालों को उसने भी जुबान देने की ठानी और बिला झिझक बोली, तुम्हारे नाना लियाकत अली ने। उनके जवाब ने फारा को हैरान किया था, बेहद हैरान। नाना लियाकत अली? जहन के पर्दे पर सालों पहले की मुलाकात चमकी थी। इस वक्त तो नहीं, लेकिन बाद में कोशिश से उनका नाम जानने में कामयाब हो गई थी। वो जो उससे मिलने आए थे, लेकिन नाम से ज़्यादा उसे कुछ मालूम ना हो सका था। नदीम मलिक उसे साकित देखकर गहरी सांस भर रह गए। मजीद सच्चाई जानने के बाद उस पर क्या बीतने वाली थी। तुम्हारे नाना लियाकत अली, आसमा जावेद के वालिद, उन्होंने ही तुम्हारी माँ को बताए बगैर तुम्हें उस जगह से निकाला जहाँ वो तुम्हें मरने के लिए छोड़ आई थी। तुम्हारे नाना ने तुम्हारे सब अखराजात पूरे किए, तुम्हारी हिफाजत की, और अब तक तुम्हें जो कुछ मिला उनकी बदौलत मिला था। वो कहकर खामोश हो चुके थे। लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? और ये सब क्या था? और ये सब किया था तो मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? मिले भी नहीं मुझसे, सिर्फ एक बार के अलावा कभी नहीं मिले मुझे। कुछ देर बाद वो बोलने के काबिल हुई थी। कल की निस्बत आज उसे ज़्यादा शौक लगा था, दुख हुआ था। वो उसके नाना थे, सगे नाना, फिर भी उसको मिलने नहीं आते थे। तब भी सिर्फ इसलिए कि वो मज़ीद जिद ना करे और बीमार ना पड़े, सिर्फ इसलिए आए थे। लेकिन बहुत से लेकिन उसके दिमाग में उठे थे। आसमा उनकी बेटी थी जिसने भागकर शादी की थी, और जब वापस आई तो तुम उसके पास थी। तुम्हारे बाप के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। उनकी बेटी तो उनकी इज्जत रोंद चुकी थी। एक बेबस बाप और क्या करता? उन्होंने तुम्हारी माँ को तुम समेत सजा दी और खुद से दूर भेज दिया। तुम्हें वहाँ अकेले छोड़कर आने का फैसला तुम्हारी माँ का था, लेकिन तुम्हारे नाना, उनका ज़मीर उस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि एक 4 माह की बच्ची वो सज़ा पूरी करे जो थी तो उसकी माँ के लिए, लेकिन वो बच्ची कहीं से भी उस सबकी हकदार नहीं थी। तो अल्लाह के बाद दूसरी ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारे नाना ने दी है। उन्हें तुम्हारी फ़िक्र थी फारा, और ये मैंने उनके चेहरे पर देखा है कि उस वक्त जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में है, इस वक्त भी वो तुम्हारी फ़िक्र है उन्हें। नहीं, तुम तो जानती हो कौन बाप उस शख्स को ढूंढता है जिसने उसकी बेटी को भगाया और फिर तलाक देकर छोड़ दे, समेत अपने बच्चे के। उन्होंने बताया मुझे कि जब तुम 15 साल की थी उस वक्त उन्होंने इकराम को ढूंढा था। तुम्हारी बेबसी देखकर वो पिघले थे, लेकिन इस वक्त इकराम उस दुनिया में नहीं था, और इतने सालों बाद तुम्हारे मुतल्लिक मुझे उन्होंने मुतला किया। उसकी वजह भी तुम ही हो। वो तुम्हारी फ़िक्र करते हैं और परेशान है तुम्हारे लिए। नहीं तो यकीन जानो फारा, एक मर्द के लिए उस घर जाना जिस घर के आदमी ने उसके घर से छत खींची हो, आसान नहीं होता। वो मेरे पास अपनी गैरत मार कर आए थे, सिर्फ तुम्हारे लिए। फारा साकित नज़रों से उन्हें देख रही थी। अब भी अगर तुम्हें खतरा है तो तुम्हारी माँ से, तुम्हारे सुतेले भाई से। उनके बरादरी का एक लड़का कत्ल हो गया है। पंचायत में तवान की सूरत उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, जान के बदले जान और या फिर लड़की, और तुम उनके घटिया प्लान का हिस्सा बन गई। लियाकत साहब से बात की तो उन्हें भी मालूम हुआ कि इकराम की शादी के मुतालिक मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर उन्होंने भी सब तफसील के बाद यही कहा कि वो तुम्हारे मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते सिवाय मेरे। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारी हिफाजत मैं करूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, महफूज। नहीं तो कल जो हुआ वो तुम देख ही चुकी हो। अब भी अपने प्लान की नाकामी पर वो चुप नहीं बैठेंगे, तो तुम्हारा यहाँ रहना ही मुनासिब है, फिर चाहे अब घर का माहौल ही ख़राब क्यों ना हो। इस वक्त तुम्हारी हिफाजत सबसे ज़्यादा अहम है। आखिर में वो मुबीम सा मुस्कुराए, जबकि फारा मुस्कुरा भी ना सकी। ये सब जानने के बाद इसे कुछ वक्त लगना था ठीक होने के लिए। नदीम मलिक जानते थे ये सब बातें जानने के बाद वो डिस्टर्ब हुई है। तो गहरा सांस भरकर अपनी जगह से उठे। परेशान मत होना और सोचना मत, मैं हूं ना, सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ काम है, शाम को मिलता हूँ। उसको कंधों से थाम कर खड़ा करके उसे साथ लगाते हुए बोले। इसी पल फरहाद अंदर आया था। बाबा जान, अम्मा बुला रही हैं आपको, वो कहकर रुका नहीं, जा चुका था। नाश्ता ठंडा हो गया है, मत खाना, मैं गरम भजवाता हूँ। नदीम मलिक मोहब्बत से उसका गाल थपथपाकर बाहर निकल गए और वो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठी थी। सब इतना उलझा हुआ था कि इस वक्त फारा को लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। आप उसकी शादी कर दें अपने बेटे से, उससे ज़्यादा महफूज कहीं नहीं होगी। लियाकत अली का लहजा बीमारी के बायस कमज़ोर सा था। नदीम मलिक उनकी बात पर चुप रह गए। क्या कहते, अभी तो घर में फारा की मौजूदगी को ही बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था।
اور یہ اتنا بڑا فیصلہ؟ فرحاد کا رویہ بھی وہ دیکھ رہے تھے، جو کہ قابل گرفت تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے بھی فارا کا ان کے گھر رہنا پسند نہیں، وہ صرف ان کی وجہ سے چپ ہے، ورنہ وہ بھی فرحت کا ہی ہم خیال تھا۔ فرحت بیگم کو اپنی ناگواری کا کھل کر اظہار کر چکی تھی اور کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ ندیم ملک ان کے انداز پر اندر سے ڈھہ گئے تھے۔ شریک حیات اس موڑ پر ان کو سمجھنے کی بجائے خود ان کے مقابل آ گئی تھی، اور بجائے کسی بات کو سمجھنے کے ان کی ہر بات رد کر رہی تھی۔ ساتھ دینا تو دور کی بات تھی۔ ندیم ملک انہیں کیا بتاتے کہ فارا کو گھر لا کر وہ تو اپنے ہی گھر میں ایک جنگ شروع کر چکے تھے۔ لیاقت علی کی بات کا پس منظر وہ سمجھ رہے تھے، اور جتنی فارا کی انہیں فکر تھی، اگر ثاقب کا بیٹا بڑا ہوتا تو وہ کبھی ان کے آگے بات نہیں کرتے، بلکہ خود ہی اس کا حل نکال چکے ہوتے۔ ندیم ملک ان سب باتوں کو سمجھتے تھے۔ لیاقت علی کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، یہ بھانپ جانا ان کے لیے قطعی مشکل نہیں تھا۔ لیاقت علی کی اس بات سے پہلے ثاقب انہیں سب تفصیل بتا چکا تھا، اور آسما اور جاوید سے ہوئی بات چیت بھی۔ معاملہ گھمبیر ہو چکا تھا اور جلد ہی سے پریشانی کا سزیباب کرنا تھا۔ اس دن وہ واپس آئے تو خاموش تھے، یہاں تک کہ ان کی سنجیدگی کو سب نے ہی نوٹس کیا، اور سوچ وچار کے بعد انہوں نے فرحاد کو کمرے میں بلایا۔ جی بابا، فرحاد اندر آتا ہوا بولا۔ یہاں آؤ۔ انہوں نے اپنے پاس اشارہ کیا تو فرحاد تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ خیریت ہے نا بابا؟ فرحاد کو وہ بہت رنجیدہ سے لگے۔ جو بھی تھا، بہرحال اپنے بابا سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اور جانتا تھا ان دنوں وہ بہت ڈسٹرب ہیں۔ فرحاد، کیا میری بات مانو گے؟ ندیم صاحب نے اسے بہت آس سے دیکھا۔ فرحاد ان کے انداز پر ٹھٹکا تھا۔ اس کے اندر خود بد لگ گئی، جانے کس بات کی فرمائش کرنے والے تھے۔ اس کے سارے اعصاب چوکنا ہو گئے۔ فارا سے شادی کر لو بیٹا۔ فرحاد کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بابا، آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرحاد نے ان کو ایسے دیکھا جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ ہاں، جانتا ہوں، یہ میری التجا ہے فرحاد۔ ان کا انداز ملتجی تھا۔ بابا، آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اسے گھر میں لائے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ… فرحاد نے بات پوری نہیں کی اور لب بھینچ لیے۔ بابا، آپ نے یہ بات سوچ بھی کیسے لی؟ 2 ماہ بعد میری شادی ہے بابا، اور یہ سب کیسے سوچ لیا آپ نے؟ اسے ابھی بے یقینی سی تھی کہ باپ نے بات کرنی تھی تو دور سوچی بھی کیسے۔ میں مجبور ہوں، وہ اکیلی ہے، اور اس کے معاملے میں صرف تم پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ ندیم ملک ہنوز اسے آس اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ہاں کر دے۔ بابا، اشال کے ساتھ تعلق بھی تو آپ کی پسند کا ہے نا؟ آپ بھی یہی چاہتے تھے، تو اب اور اس سب کے بعد کیا جواب دیں گے اشال کو؟ اس کا باپ ہے اس کے لیے بہتر سوچنے کے لیے۔ تم بس حامی بھرو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ نہیں بابا، سوری، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ انسان ہے، اکیلی، کوئی نہیں ہے اس کا۔ انسانیت کے ناطے ہی تمہیں سوچنا چاہیے۔ ندیم ملک اسے قائل کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھامے اسے بڑی امید سے دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں نا، آپ نے خود ہی اس کے ساتھ میرا رشتہ بنایا تھا نا، اور اب کیسے میں اس کا دل توڑ سکتا ہوں؟ وہ بھی اکیلی ہے۔ فرحاد کو برا لگ رہا تھا، لیکن وہ ان کی بات کو رد کرنے پر مجبور تھا۔ اس کا باپ ہے اس کے سر پر، اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ندیم ملک نے پھر اسے سمجھانا چاہا، اس کا دل نرم کرنا چاہا۔ یوں تو بابا بہت سی لڑکیاں ہیں، کیا سب سے شادی کر لوں؟ فرحاد کا لہجہ خفگی لیے تھا۔ فرحاد! ندیم ملک غصے سے بولے۔ میں تمہیں اتنی دیر سے بات سمجھا رہا ہوں، لیکن تم سمجھنا نہیں چاہ رہے۔